ओके बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स और मेजरमेंट में आगे बढ़ते हैं। तो आज बात करने वाले हैं बेटा हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर के बारे में। एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर क्या होता है। तो आपने बेटा मेथड्स ऑफ मेजरमेंट देखा था। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में हमने स्मॉल लेवल पर मेजरमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद दूर के डिस्टेंस पर हमने पैरालैक्स मेथड सीखा था, जो कि इनडायरेक्ट मेथड है। इको मेथड, रडार इको मेथड सीखा था। बट आप टाइम का मेजरमेंट करोगे, आप लेंथ का मेजरमेंट करोगे, मास का मेजरमेंट करोगे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करोगे। एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो उसमें डिफरेंस क्या है। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते हो तो एरर्स आते हैं, जो मेजरमेंट में आप रीडिंग लेते हो वहां पर एरर्स जनरेट होते हैं। तो वो सब क्या है, एरर को कैसे निकाला जाए, उसको समझने से पहले आज खाली हम फोकस करेंगे कि एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है और एरर्स कैसे जनरेट हो सकते हैं। तो आज का गोल हमारा यही रहेगा, सीखना क्या है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर क्या होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ ना कुछ मेजर करते हैं, तो बेटा मेजरिंग डिवाइस तो लगता ही है। मेजरिंग डिवाइस तो हमें चाहिए। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा लीस्ट काउंट। अभी ये लीस्ट काउंट क्या होता है, व्हाट इज लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जो है उसे मतलब हर एक डिवाइस का होता है। मेजरमेंट आप कर रहे हो वो हर एक डिवाइस का लिस्ट काउंट होता है। व्हाट इज लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। जो कोई डिवाइस है आपके पास वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है, उस मेजरमेंट को आप बोलते हो लीस्ट काउंट। क्या बोलते हो उसे, लीस्ट काउंट। जैसे यहाँ पर बेटा मेरे पास है एक डिजिटल क्लॉक है, आपके सामने दो अलग अलग पिक्चर रखे हैं। एक में जो है आपके पास डिजिटल क्लॉक है, और यहाँ पर सामने वॉल क्लॉक है। बड़ा इसे ध्यान से समझना है। चलो, तो मेरे पास डिजिटल क्लॉक है यहाँ पर, ये हमारा डिजिटल क्लॉक, और ये नॉर्मल वॉल क्लॉक। तो डिजिटल क्लॉक जो होती है बेटा, डिजिटल क्लॉक जो होती है उसमें हमें एक सेकंड भी आपको मतलब देखना है कि भाई अभी कितने सेकंड भी हुए, वो आपको पता चल सकता है। जैसे यहाँ पर मेजरमेंट आप टाइम का देखोगे तो यहाँ पर आवर, मिनट एंड सेकंड में आपको मिल जाता है। बट क्या ये चीज वॉल क्लॉक में पॉसिबल है, बोलो तो बेटा। क्या ये चीज वॉल क्लॉक में पॉसिबल है कि आप जो कुछ भी टाइम देख रहे हो, अगर आपको पूछे, आपके पास डिजिटल क्लॉक नहीं है, अगर कोई पर्सन आपको पूछे कि भाई अभी टाइम कितना हुआ है, तो क्या आप कितनी सेकंड हुई है वो वॉल क्लॉक को देख के एक्यूरेट बता सकते हो? क्या आप परफेक्टली बता सकते हो? बोलो तो बेटा, वॉल क्लॉक से क्या बता सकते हो? नो सर। नहीं बता सकते ना। वॉल क्लॉक में आपको कितने सेकंड हुए वो आप परफेक्टली नहीं बता सकते। यहाँ पर तो बेटा ऐसा होता है, मतलब ये 51 सेकंड, तो आप बोल सकते हो हाँ भाई यहाँ पर 51 सेकंड अभी थे। तो यही डिफरेंस है, हर एक मेजरिंग डिवाइस का कुछ ना कुछ मिनिमम मेजरमेंट आप उससे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं देखो, मेजरमेंट के लिए मेजरिंग डिवाइस, इस कॉलम में मेजरिंग डिवाइस, और यहाँ पर लीस्ट काउंट। क्या है, लीस्ट काउंट, विच इज ऑल्सो नोन एज LC। तो डिजिटल क्लॉक है मेरे पास, उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। आपके सामने जो डिजिटल क्लॉक है उसका मिनिमम मेजरमेंट कम से कम बेटा वो कितना मेजर कर सकता है, बोलो तो। ये डिजिटल क्लॉक कम से कम कितना मेजर कर सकती है, कौन बताएगा भाई? सेकंड। हाँ मतलब 1 सेकंड तक का मिनिमम मेजरमेंट हो सकता है यहाँ पर, हाँ या ना बोलो तो। वॉल यस। यस। क्लॉक में, वॉल क्लॉक में कितना हो सकता है बेटा मिनिमम मेजरमेंट? 1 मिनट। 1 मिनट का हो सकता है, वेरी गुड, 1 मिनट का हो सकता है। और अगर मेरे पास मीटर स्केल है, ध्यान से देखना बेटा, आपके कंपास बॉक्स में जो रहती है वो मीटर स्केल है। उस मीटर स्केल के लिए लिस्ट काउंट क्या होना चाहिए?
कौन बताएगा भाई? 1 millimeter. मतलब लीस्ट काउंट मतलब कम से कम बेटा आप इतना मेजर कर सकते हो, कम से कम आप कितना मेजर कर सकते हो? तो आप इतना मेजर कर सकते हो, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो जो मीटर स्केल है, जो मीटर स्केल है वो 0.1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं उससे। तो डिजिटल क्लॉक, वॉल क्लॉक और मीटर स्केल, ये जस्ट एग्जांपल दिए, हर एक मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है। तो बोल बेटा, लीस्ट काउंट समझ में आया तो आगे बात चलेगी भाई, आया ना? बोल दो बेटा। यस सर। जो कुछ भी आप मेजरिंग डिवाइस आप यूज कर रहे हो उसका वो कितना मिनिमम वैल्यू का मेजरमेंट कर रहा है वो लिस्ट काउंट होता है, बराबर। चलो तो आगे बढ़ते हैं एक्यूरेसी पर। नाउ व्हाट इज एक्यूरेसी? Accuracy in measurement is defined as the closeness of the measured value to the true value. Closeness of the measured value to the true value. तो मान लो कि मेरे पास एक रॉड है, मेटालिक रॉड है, जिसकी लेंथ जो है वो लेंथ है, मान लेते हैं कि भाई 8.7 सेंटीमीटर है, जिसकी लेंथ जो है वो 8.7 सेंटीमीटर है, विच इज द एक्चुअल वैल्यू जो मुझे पता है। बट मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसी रॉड को मैं ना अलग अलग ग्रुप में बना देता हूँ स्टूडेंट्स का, और उन 3 ग्रुप में उसको मेजर करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, मतलब 3 अलग अलग ग्रुप में हमारे जो स्टूडेंट्स है वो चले गए। तो ग्रुप ए के जो स्टूडेंट है ना, उन्होंने जो मेजरमेंट लिया वो कुछ ऐसा था, विच इज 8.6 सेंटीमीटर। ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कुछ मेजरमेंट लिया विच इज 8.9 सेंटीमीटर, और ग्रुप सी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कुछ मेजरमेंट लिया, वो है 8.5 सेंटीमीटर, विच इज मोर एक्यूरेट। कौन सा ग्रुप बेटा मोर एक्यूरेट हुआ? ग्रुप ए। ग्रुप ए। तो ग्रुप ए के स्टूडेंट जो थे उन्होंने, वैसे तो ट्रू वैल्यू जो है ना उससे काफी मतलब हट के वो जो मेजरमेंट किया है वो एक्चुअल वैल्यू से मिलता तो नहीं है, बट एक्यूरेट क्यों कह सकते हैं बेटा? इन तीनों में से जो नजदीक वाली वैल्यू होगी, मतलब जो भी ग्रुप में मेजरमेंट हुआ है उसमें 8.9 सेंटीमीटर है, मतलब ये तो 0.2 सेंटीमीटर ज्यादा मेजर कर लिया, इसने 0.2 सेंटीमीटर कम मेजर किया इस ग्रुप वाले ने, और 8.6 जो है मतलब 0.1 सेंटीमीटर कम मेजर किया है। तो ट्रू वैल्यू जो है वो 8.7 सेंटीमीटर है, बट जो कि मेजर्ड वैल्यू है वो 8.6 सेंटीमीटर है। तो ये होती है एक्यूरेट मेजरमेंट, इसे बोलते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि आप ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक का रीडिंग लाते हो। आप एक्यूरेट वैल्यू मतलब नजदीक का रीडिंग लाना, ट्रू वैल्यू से कितने नजदीक पर हो, वो क्लोजनेस बताती है एक्यूरेट मेजरमेंट। चलो क्लियर है बेटा एक्यूरेसी, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. चलो उसके बाद प्रिसीजन इन मेजरमेंट, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है बेटा। व्हाट इज प्रिसीजन इन मेजरमेंट? Precision in measurement is defined as the measured value which depends on the least count of a measuring device. तो precise measurement के लिए क्या required होता है? Accuracy के लिए तो बेटा आपने देखा कि आप जो भी कुछ मेजर कर रहे हो वो क्लोजनेस, मतलब एक ट्रू वैल्यू के नजदीक के वैल्यू जो होगी वो आप मेजर कर लेते हो तो वो एक्यूरेट हो जाती है। बट प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए आपके पास डिवाइस ऐसा होना चाहिए जिसका लीस्ट काउंट कम होना चाहिए। लीस्ट काउंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि वॉल क्लॉक है मेरे पास, तो नॉर्मल वॉल क्लॉक से लीस्ट काउंट हमें मिला था 1 मिनट, वेरस डिजिटल क्लॉक से हमें लीस्ट काउंट मिला था बेटा 1 सेकंड। लीस्ट काउंट मतलब क्या भाई, आपको मैंने समझा, जो मिनिमम वैल्यू का मेजरमेंट कर सके डिवाइस
उस डिवाइस का मिनिमम वैल्यू का जो मेजरमेंट है उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। सो प्रिसाइज वैल्यू का मेजरमेंट अगर टाइम का पूछे तो आपको किससे मिलेगा, तो उसका आंसर है कि वॉल क्लॉक से नहीं मिलेगा, बिकॉज वॉल क्लॉक में आप सेकंड का हिसाब नहीं देख सकते। सेकंड हुई कितनी आपको कोई पूछेगा तो आप नहीं बता सकते कि भाई हाँ इतने ही परफेक्टली इतने हुए। सो प्रिसाइज मेजरमेंट इज गिवन बाय अ डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक से ही आपको प्रिसाइज वैल्यू का मेजरमेंट मिल सकता है। सो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए क्या होना जरूरी है कि लीस्ट काउंट जो है इट शुड बी लेस। इट शुड बी लेस मतलब जो लीस्ट काउंट है वो कम होना चाहिए। तो एक्यूरेसी जो है और प्रिसीजन मेजरमेंट में मेंटेन करने के लिए दोनों के लिए अलग अलग चीजें होती है। एक्यूरेसी के लिए आप कह सकते हो कि अगर ग्रुप ए के जो स्टूडेंट है उन्होंने 8.6 सेंटीमीटर मेजर किया, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले जो पर्सन थे मतलब जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने 8.9 और 8.5 क्यों मेजर किया, मतलब उनके थोड़े पर्सनल स्किल जो है वो कम होंगे मेजरमेंट के, या फिर बेटा उन्होंने अपनी लेजीनेस बताई होगी कि चलो ना ठीक है लिख देते हैं रीडिंग कि किसे पता चलेगा, बराबर। तो एक्यूरेसी इफेक्ट, एक्यूरेसी पर इफेक्ट होती है पर्सन से होती है, या फिर मान लेते हैं कि भाई ग्रुप ए के स्टूडेंट को अच्छा मेजरिंग डिवाइस मिला होगा, ग्रुप बी सी को जो है ना वो पुराना मेजरिंग डिवाइस पकड़ा दिया होगा, तो ऐसे एक्यूरेसी पर इफेक्ट होती है। बट प्रिसीजन जो है वो परफेक्टली डिपेंड करता है मेजरिंग डिवाइस पर। जिसका मेजरिंग मतलब जिसके लिए लीस्ट काउंट कम से कम हो उसमें प्रिसीजन जो है वो आपको ज्यादा मिल रहा है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन इन मेजरमेंट दोनों में बेटा डिफरेंस पता चला आपको, हाँ या ना बेटा? Yes, sir. यस सर। बराबर, तो दोनों एक नहीं है बेटा, बराबर, दोनों चीजें एक बिल्कुल नहीं है। तो आपको डिफरेंस पूछे तो आपको ये चीज स्टेप बाय स्टेप आपको लिखनी, बराबर, ज्यादातर डिफरेंस वगैरह यहाँ से पूछते नहीं। चलो, तो अगर आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन मेंटेन नहीं करोगे, थोड़ी इन एक्यूरेसी बताओगे, तो क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, एरर जनरेट होती है। जैसे यहाँ पर सभी रीडिंग में एरर है, ये सभी रीडिंग में बेटा एरर है, बिकॉज ट्रू वैल्यू तो 8.7 है, जहाँ यहाँ पर मेजर वैल्यू है 8.6, यहाँ पर मेजर वैल्यू 8.9 और यहाँ पर मेजर वैल्यू 8.5, तो हर एक रीडिंग में जो है वो एरर है। तो एक्चुअली में जो एरर होते हैं वो एरर क्या होते हैं आपको समझना पड़ेगा। देखो नाउ व्हाट इज एरर? एरर कैसे जनरेट होते हैं? अगर आप रीडिंग प्रॉपर नहीं लेते हो तो एरर जनरेट हो गए। सो व्हाट इज एरर? इन एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, inaccuracy in a measurement is known as error. Inaccuracy in measurement is known as error, or we can say error is defined as the difference of error is defined as the difference of measured value जिसे हम बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे MV एंड ट्रू वैल्यू। क्या? ट्रू वैल्यू। एरर बेसिकली कैसे आप बताओगे? तो एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। सो एरर आपको फाइंड करनी है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करो बेटा? मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, बराबर। चलो, तो आपको एरर मिल जाएगी। तो अगर मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, बराबर, दो टाइप के एरर होते हैं। मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो दो टाइप के एरर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो एरर है वो है पॉजिटिव एरर। कौन सी एरर बेटा? पॉजिटिव एरर। चलो देखते जाना बेटा ध्यान से। एरर के मैग्नीट्यूड से देखे तो दो टाइप होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है पॉजिटिव एरर, और सेकंड जो टाइप है वो है नेगेटिव एरर।
क्या है, नेगेटिव एरर, बराबर। चलो, पॉजिटिव एरर कब मिलेगी, आप सीधा बेटा यहाँ पर एरर का फॉर्मूला देख लो। एरर जो है वो एरर मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को निकाल देते हो तो वो बेटा एरर देता है, बराबर है। अगर मेजर वैल्यू जो है वो ज्यादा हुई, ट्रू वैल्यू से आपने कुछ ज्यादा मेजर कर दिया, बराबर। जैसे यहाँ पर ग्रुप ए बी सी में से ट्रू वैल्यू जो थी ना बेटा वो 8.7 सेंटीमीटर थी, बट ग्रुप बी के जो स्टूडेंट है उन्होंने 0.2 ज्यादा मेजर कर लिया, तो उनकी एरर कैसी बनेगी, कैसी होगी बेटा एरर, Positive. पॉजिटिव एरर, बराबर। तो पॉजिटिव एरर कब मिलेगा, इफ मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। आपको बेटा कोई 100 के 10 नोट दे दे, बराबर, और आप गिनोगे बेटा 1100 रुपीज, तो गलती तो बेटा आपने की, बराबर। तो जो भी कुछ आपने ज्यादा गिन लिया तो वो पॉजिटिव एरर कहलाएगा, बराबर। नेगेटिव एरर क्या होता है, नेगेटिव एरर ये होता है कि अगर मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से कम हो, मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से कम हो। जैसे यहाँ पर ग्रुप ए के स्टूडेंट्स की बात करें, उन्होंने जो रीडिंग लिया था वो ट्रू वैल्यू से 0.1 सेंटीमीटर कम था, जो कि बताता है कि भाई वो एरर कौन सी है, एरर जो है वो नेगेटिव एरर है। तो पॉजिटिव एरर जनरेट होती है तो उसको भी करेक्ट करना पड़ता है, नेगेटिव एरर जनरेट होती है तो उसको भी करेक्ट करना पड़ता है। तो कैसे करे करेक्शन, देखो आपने कुछ ज्यादा मेजर कर लिया है, फॉर एन एग्जाम्पल चलो ले ही लेते हैं भाई, वही एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही चीज को हम वापस से एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहे हैं। देखो कि जो ट्रू वैल्यू था यहाँ पर 8.7 सेंटीमीटर था, राइट। चलो तो 8.7 सेंटीमीटर का ट्रू वैल्यू, कि जो मेरे पास कुछ रॉड था उसका ट्रू वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू जो है वो 8.7 सेंटीमीटर है, 8.7 सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो हुआ बेटा वो ट्रू वैल्यू है, इट इज ट्रू वैल्यू, बराबर। एक्चुअल वैल्यू इतना है। नाउ ग्रुप ए, हम दो ही ग्रुप बेटा डिस्कस करेंगे, बराबर। एक्चुअली में हमें दो ही ग्रुप डिस्कस करने हैं यहाँ पर, और ग्रुप बी। चलो ग्रुप ए का जो मेजर्ड वैल्यू है यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा मैं, मेजर्ड वैल्यू जो है वो मेजर्ड वैल्यू जो है वो 8.9 सेंटीमीटर है, और ग्रुप बी का जो मेजर्ड वैल्यू है वो 8.6 सेंटीमीटर है। चलो तो ग्रुप ए में बेटा एरर कितनी होगी, कौन बताएगा, बोलो एरर कितनी होगी बेटा ग्रुप ए में, 0.2 centimeter. हाँ प्लस या माइनस वो भी बोलना है बेटा, Plus. प्लस होगी। मेजर्ड वैल्यू जो है वो 8.9 है, और ये ट्रू वैल्यू जो है वो बेटा 8.7 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा प्लस 0.2 सेंटीमीटर। सेकंड ग्रुप के लिए बोलते हैं, चलो क्या होगा एरर, -0.1. इट इज माइनस 0.1, माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अभी देखो बेटा एक चीज समझो कि ग्रुप ए के जो स्टूडेंट है, ग्रुप ए के जो स्टूडेंट है उन्होंने एरर जनरेट कर दी प्लस 0.2 सेंटीमीटर। तो करेक्शन करना है, मतलब आपको क्या करना है बेटा, जो कुछ मेजर्ड वैल्यू है उसको ट्रू वैल्यू तक पहुंचाना है, वो होता है करेक्शन। करेक्शन मतलब क्या बेटा, आपको 8.9 सेंटीमीटर तो जो मिला है ना वो मेजर्ड वैल्यू है, बट आपको एक्चुअल रीडिंग तक तो उसको लेके जाना पड़ेगा ना। तो बाय द कैलकुलेशन अगर इसका करेक्शन करना है, तो जब पॉजिटिव एरर जनरेट होती है ना, ध्यान से सुना, अगर पॉजिटिव एरर जनरेट होती है तो उसका करेक्शन होता है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, मतलब करेक्शन नेगेटिव क्यों, बिकॉज जो भी कुछ आपका आंसर आया बेटा 8.9 उसमें पॉजिटिव एरर जनरेट हुआ, तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो रीडिंग है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 0.2 सेंटीमीटर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ट्रू वैल्यू। तो करेक्शन, पॉजिटिव एरर का करेक्शन रहता है नेगेटिव रहता है, और नेगेटिव एरर का बेटा करेक्शन क्या रहेगा, बताओ चलो, Positive. पॉजिटिव रहेगा, Positive. पॉजिटिव, बिकॉज उतने कम पड़ रहे हैं ना तो वो मुझे ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर करेक्शन रहेगा पॉजिटिव।
तो ये हम समझे बेटा मैग्नीट्यूड से, ये आप सबको बेटा हेल्प होगा प्रैक्टिकल्स में, बराबर। तो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है और आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिकल के टाइम जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो। चलो, तो क्लियर है बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बराबर है। चलो, तो ये तो बेटा एरर जो है वो एरर का हमने मैग्नीट्यूड में टाइप्स देखे, बराबर। जनरली एरर जो है उसके दो तरह के आपको अगर थियरी में पूछते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक यहाँ पर आपको दो टाइप के एरर्स मिलेंगे। तो उसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, पहला जो होता है बेटा वो सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा जो होता है वो रैंडम एरर। टाइप्स ऑफ एरर जो होता है उसमें दो तरह से होते हैं, पहला होता है सिस्टमेटिक एरर और सेकंड वन इज रैंडम एरर। चलो तो समझते हैं सिस्टमेटिक एरर क्या है। मतलब वो एक सिस्टम में चलते हैं। आपने देखा कि भाई एरर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, बराबर। तो सिस्टमेटिक एरर्स क्या है? द एरर्स विच, सिस्टमेटिक एरर जो है उसको बेटा अगर आपको थियरी के फॉर्म में पूछे तो आपको ये लिखना है द एरर्स विच टेंड टू अकर इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं, बट वो एक टाइम पर दोनों नहीं हो सकते, एक टाइम पर दोनों नहीं हो सकते। सो सिस्टमेटिक एरर जो है वो ये बताता है द एरर विच टेंड टू अकर इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव होंगे या फिर वो नेगेटिव होंगे। सो द एरर्स आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में भी बेटा तीन अलग अलग पार्ट है कि सिस्टमेटिक एरर कैसे जनरेट हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है। सिस्टमेटिक एरर देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर में दो पार्ट है, हम सीख रहे हैं पहले सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर की आइडेंटिटी क्या है बेटा? वो प्लस और माइनस एक टाइम पर एक ही प्लस या माइनस हो सकते हैं, मतलब दोनों नहीं हो सकते। तो सिस्टमेटिक एरर जनरेट कैसे होते हैं और कौन से एरर सिस्टमेटिक होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब प्रैक्टिकल जब भी बेटा आप करो, ये एरर्स डिपेंड करती है बहुत सारे चीजों पर कि आप कौन से एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप कौन से डिवाइस को लेके प्रैक्टिकल कर रहे हो। बहुत पुराना डिवाइस लेके करोगे बेटा तो वो डिवाइस आपको धोखा दे देगा, मतलब वहां पर वो डिवाइस में प्रॉपर रीडिंग नहीं आता है। फिर आप किसके साथ प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपका ग्रुप कैसा है, और ग्रुप में जितने भी बेटा स्टूडेंट्स है ना वो सबकी स्किल कैसी है। मतलब कोई होते हैं ना बेटा लेजी, चलो ना प्रैक्टिकल खत्म करके भाग जाते हैं फटाफट, बराबर। और कोई होते हैं नहीं नहीं बेटा मैं तो, ऐसे होते हैं कि सर हम तो 10 बार रीडिंग लेंगे एक ही चीज का, बराबर। तो एरर डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। तो हम अभी सिस्टमेटिक एरर की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ऐसे एरर्स जो डिवाइस के एरर होते हैं, मतलब पर्सन जो प्रैक्टिकल कर रहा है वो परफेक्टली प्रैक्टिकल कर रहा है, उसको नॉलेज भी है कि इस प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म किया जाए। फिर जो पर्सन है उसके साथ जितने भी ग्रुप में और दूसरे कोई स्टूडेंट है तो वो सब भी मतलब उन सबको प्रोसीजर पता है, बट डिवाइस प्रॉपर नहीं है, तो वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो दिस एरर्स अकर ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इनबिल्ट डिफेक्ट मतलब कैसा होता है? फॉर एग्जांपल आपको बेटा कोई पहले ऐसा ही स्केल पकड़ा दे, ये वाला, तो क्या बेटा आप इससे कोई रीडिंग ले सकते हो, मतलब एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हो? बोलो। No. नहीं। No, sir. ऐसा मेजर टेप बेटा आपको पकड़ा दे कि चलो इससे मेजरमेंट करो, बराबर, इससे आप मेजरमेंट करो, तो क्या होगा कि यहाँ पर कुछ रीडिंग आया, बेटा मैं तो रैंडम ही लिख दूंगा ना भाई ये होता है, मतलब मैं ऐसे देखूंगा और फिर मैं बता दूंगा कि भाई ये तो है 5.8 होगा शायद, तो या फिर कोई बोलेगा नहीं ये तो 5.9 है। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या रीडिंग आ रहा है वो आप नहीं बता सकते। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें किसकी गलती बेटा? मेजरिंग डिवाइस जो है वो आपका प्रॉपर नहीं है, आपको जो मेजर टेप दिया गया था उसमें ही ये यहाँ से वो पार्ट है ही नहीं। तो इस तरीके से जो एरर्स जनरेट होते हैं वो कहलाते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड एग्जांपल देखो साइड में है, एक एप्पल रखा है, बराबर, और जो वेट उसका बेटा मेजर हो रहा है वो कैसा दिख रहा है?
क्या ये वेट पॉसिबल है? बताओ बेटा। यहाँ पर तो बेटा नेगेटिव में वेट आ रहा है। एप्पल भी बेटा सोचने लगेगा कि ये कैसे हुआ, पर नेगेटिव बता रहा है। तो ये इस मशीन का डिफेक्ट है, ये मेजरिंग डिवाइस का डिफेक्ट है। आपने तो मतलब उसको ऐसे ही रखा था, बट आप जब रीडिंग लेते हो तो आप ऐसा थोड़ी ना लिखोगे -202.2 ग्राम, ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं। तो मास जो है वो नेगेटिव बताना, इस डिफेक्ट जो है वो कहाँ से जनरेट हुई, वो इस मशीन से जनरेट हुई। तो ये होता है रीजन इंस्ट्रूमेंटल एरर का। समझ में आया बेटा? एक इनबिल्ट डिफेक्ट होती है मेजरिंग डिवाइस में, पहले से मशीन खराब है और फिर तो भी आप उस पर प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो मतलब एरर तो जनरेट होने ही वाले हैं। तो समझ में आया बेटा? सिस्टमेटिक एरर में पहला पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। चलो हाँ या ना बोल दो बेटा। Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. चलो उसके बाद आगे बढ़ते। सेकंड होता है imperfections in experimental technique और procedure। imperfections in experimental technique और procedure। बराबर? कि आप बेटा 11th साइंस में आप आ चुके, मतलब यहाँ पर आप आए हो और आपको प्रैक्टिकल लैब जो है वो एक लैब का मॉड्यूल भी आता है, वो भी आपको मतलब जब स्कूल में प्रॉपर स्कूल चालू होगा तब आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। तो उसमें बेटा प्रोसीजर वगैरह लिखा होता है कि भाई ये प्रैक्टिकल जो है ना वो कैसे करना होता है, उसके स्टेप्स होते हैं कि पहले इस अरेंजमेंट को इस तरह से अरेंज करना पड़ता है, फिर ये जो है वो डिवाइस मतलब एपरेटस जो है वो रिक्वायर्ड है। बट कोई ऐसा स्टूडेंट है भाई उसे पता ही नहीं कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, या फिर बेटा वो बाजू वाले कॉमर्स में से आप किसी को पकड़ के लेके आओगे और बोलोगे चलिए टाइम पीरियड इसका मेजर करना, तो वो बोल भाई उसको आएगा नहीं आएगा, बिकॉज उसको टेक्निक नहीं पता है, उसको प्रोसीजर नहीं पता है। तो सीधी सी बात है, ऐसा कोई पर्सन जो टेक्निक नहीं जानता है, जिसको प्रोसीजर नहीं पता है, जो एक्सपेरिमेंट क्या करना है वो उसे नहीं पता है, जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है, उसके रिगार्डिंग फॉर्मूलाज नहीं आते, तो वहां पर गलती होने की 100% बेटा चांसेस है उसके। तो इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, तो ये जो एरर होते हैं वो हम डिवाइस से नहीं कह सकते, डिवाइस अच्छा होता है बट पर्सन के स्किल के ऊपर जाता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो गलत कर दे कोई पर्सन, तो वहां पर ये एरर जनरेट होते हैं। सो दिस एरर्स आर ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। फॉर एन एग्जांपल, थर्मोमीटर का रीडिंग लेना, सीधी सी बात है देखो, थर्मोमीटर का रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर, रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर, मतलब अगर रीडिंग आप जो है मतलब थर्मोमीटर में जो रीडिंग लेना होता है ना बेटा, वो इस मतलब एग्जैक्टली सामने से लेना होता है। अगर आप यहाँ से देखते हो, अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपको कुछ अलग ही रीडिंग मिलेगा, आपको स्केल यहाँ पर दिखेगा। अगर आप यहाँ से देखते हो, नीचे से यहाँ से देखते हो, तो आपको ये ऊपर का स्केल दिखेगा, बराबर। और आप मतलब एग्जैक्टली आपको यहाँ से देखना होता है। तो थर्मोमीटर को भी देखने के एक टेक्निक होती है, मतलब आपको स्ट्रेट ऐसे दिखना है, तो एग्जैक्टली जो सामने रीडिंग होगा थर्मोमीटर में वही आपको दिखाई देगा। तो जब थर्मोमीटर के रीडिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर इस वे में एग्जैक्टली सामने रह के देखना होता है। तो ये आप जब प्रोसीजर सीखते हो कि आपके सामने थर्मोमीटर है तो रीडिंग कैसे लेना चाहिए, मतलब अदरवाइज क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो आगे पीछे आ सकता है, तो उसमें एरर जनरेट हो सकती है। तो एक इम्पर टेक्निक होती है कि भाई हाँ यहाँ से रीडिंग लेना चाहिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके टेक्निक के इम्परफेक्शन की वजह से यहाँ पर रीडिंग में एरर हो सकते हैं। वैसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर आपके सामने बेटा एक ब्लॉक ऑसिलेट होता आपको दिखाई दे रहा है, राइट। आपके सामने एक ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है और वो ऑसिलेट होता दिखाई दे रहा है। करना क्या है, हमें ये करना है कि ये ब्लॉक जब ऑसिलेट हो रहा है तो उसके एक मीन पोजीशन से 10 सेकंड में, मुझे ये नोट करना है कि 10 सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं। एक ऑसिलेशन क्या होता है
देखो ध्यान से देखना, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ से, बराबर। एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि अगर मेरा ब्लॉक जो है वो एक बार नीचे गया, फिर वो वापस मीन पोजीशन पर आया, फिर जो ऊपर गया और वापस मीन पोजीशन पर आया। मीन पोजीशन मतलब जहां से वो ऑसिलेट होना स्टार्ट हुआ था, यहाँ से, ये मीन पोजीशन। तो ये ब्लॉक जो है वो मीन पोजीशन से नीचे गया, ऊपर आया, वापस मीन पोजीशन पर आया, तो वो होता है एक ऑसिलेशन, बराबर। बट इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि आपने यहाँ पर स्प्रिंग को अच्छे से टाई नहीं किया है, फिर ये स्टैंड जो है उस स्टैंड के साथ जो स्प्रिंग लगा है उसको आप यहाँ सर जो अच्छे से रखना होता है, नहीं तो क्या होता है बेटा, ऑसिलेशन के दौरान ही भाई नीचे गिर जाएगा, बराबर। तो आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट मतलब ये स्प्रिंग जो है वो प्रॉपर स्ट्रेच होके यहाँ पर ब्लॉक के ऑसिलेशन हो सके, उस तरीके का अरेंजमेंट आपको करना होता है। तो यार ये सारे स्किल होते हैं कि टेक्निक पता होना चाहिए। फिर आप स्टैंड को जो है वो टेढ़ा मेढ़ा रख दोगे, ऐसा स्टैंड रख दोगे, बराबर, और फिर ब्लॉक को ऐसे लटकाओगे, ये टेबल पर से नीचे गिर जाएगा बेटा, बराबर। तो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल आपको ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी होती है। तो अगर ये ध्यान में नहीं रखते हो तो क्या होते हैं, एरर्स जनरेट होते हैं। तो एरर के मतलब जनरेट होने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर आपको डिवाइस अच्छे दिए गए, बट आपको टेक्निक नहीं पता, आपको प्रोसीजर नहीं पता है, इस प्रैक्टिकल को कैसे करना है, स्प्रिंग और ब्लॉक के सिस्टम को कैसे रखना है, तो यहाँ पर एरर्स जनरेट हो सकते हैं, बराबर। तो सेकंड जो था वो हमारा कुछ इस तरीके से था, इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, जिससे कुछ एरर जनरेट होते हैं वो सिस्टमेटिक एरर होते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर में बेटा हमने दो पार्ट कर लिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो इंस्ट्रूमेंट से होता है, फिर दूसरा जो होता है वो टेक्निक और प्रोसीजर नहीं मालूम होने की वजह से हो रहा है। तो क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. बराबर, चलो क्लियर है। नाउ थर्ड वन जो है उसको समझते हैं, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है कि पर्सन के मतलब अगर कोई पर्सन है वो उसके पास स्किल नहीं है, उसका स्किल लेवल बहुत ही लो है, या फिर मतलब वो एकदम लेजी है, प्रैक्टिकल करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई पर्सन जो अपने स्किल लेवल से या फिर अगर वो प्रैक्टिकल करने के लिए जो है वो जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल खत्म करने से वो क्या होता है, वो प्रॉपर रीडिंग नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे एरर्स को पर्सन टू पर्सन वेराई होते हैं, ऐसे एरर को बोलते हैं पर्सनल एरर। जैसे दिस एरर्स अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल्स बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस और इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस। मतलब कोई जो है ना बेटा वो एक ही चीज के 10 रीडिंग लेता है और कोई बोलता है नहीं मैं एक रीडिंग लेके खत्म कर दूंगा इस प्रैक्टिकल को। तो दोनों पर्सन की मेंटालिटी अलग अलग है, कोई बोलता है कि नहीं मेरा जो है वो 10 रीडिंग का जो एवरेज होगा ना वो मैं आंसर लिखूंगा, और कोई बोल रहा है मैं एक ही रीडिंग लेके इसको खत्म कर दूंगा, किसी को घर जाने की जल्दी होती है। तो पर्सन टू पर्सन जो है वो हर एक के स्किल अलग अलग होते हैं, कोई शार्प कंसंट्रेशन से प्रैक्टिकल कर रहा है, कोई ऐसे ही प्रैक्टिकल कर रहा है, किसी का ध्यान कहीं पर है, तो ऐसे एरर्स पर्सन टू पर्सन जो है वो वेराई हो सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पर्सनल एरर। जैसे बेटा स्केल को देखने के लिए जब ऑब्जर्वर को बोला जाता है कि आप स्केल का रीडिंग लो आपके सामने है, जैसे थर्मोमीटर में स्केल पढ़ते हो वैसे ही यहाँ पर आपको करना है कि भाई आपका जो आई है, अगर उसको आप यहाँ पर रीडिंग देखोगे तो मान लो कि मेरा पॉइंटर जो ना वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, जो कुछ हमें रीडिंग लेना है, बराबर। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो यहाँ से, तो ये आपको 4.7 दिखाई देगा, बट एक्चुअली में 4.8। अगर आप यहाँ से देख रहे हो यहाँ से, तो वो आपको 4.9 दिखाई देगा, बट एक्चुअल रीडिंग तो 4.8 है। तो जैसे थर्मोमीटर में आपको एक टेक्निक होती थी, बराबर, कि भाई इसको सामने से देखना है, तो यहाँ पे पर्सन 1 जो है वो कुछ इस तरह से देख रहा है, पर्सन 2 इस तरह से देख रहा है और पर्सन 3 इस तरह से देख रहा है, तो एरर्स जनरेट होंगे 1 और 3 में। सेकंड पर्सन ने परफेक्टली रीडिंग लिया बिकॉज इसके स्किल लेवल जो है वो बहुत हाई है। तो यहाँ पर जो पर्सनल एरर है वो पर्सन टू पर्सन वेराई होते हैं, हर एक पर्सन जो है वो अपने स्किल लेवल अलग अलग होने से एरर जो है वो अलग अलग जनरेट होते हैं, तो उसे बोलते हैं पर्सनल एरर। चलो तो क्या ये समझ में आया बेटा, 3 पार्ट हमने कवर कर दी। ओके चलो देखो बेटा,
पर्सनल एरर में और एक एग्जांपल लेते हैं। right? चलो आपके सामने बेटा 3 कंटेनर है अलग अलग, 3 कंटेनर है अलग अलग। ये है कंटेनर ए, कंटेनर बी और कंटेनर सी। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि भाई एक में जो है वो हनी है, दूसरे में जो मटेरियल लिया हमने ऑयल, और थर्ड में है वाटर। हम एक सर्टेन हाइट से एक स्फीयर को जो है ना वो गिरा रहे हैं, एक सेम लेवल पर जो है ना वो हमने तीनों को यहाँ पर भर के रखा है, और एक सर्टेन हाइट से इसको गिरा रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या मेजर करना है कि भाई नीचे सबसे पहले तो कौन आएगा और कितने टाइम पर आएगा, बराबर, वो हमें देखना है। तो जनरली ये एक्सपेरिमेंट जो है मतलब 2-3 स्टूडेंट से हम करवाएंगे। तो मतलब क्या है, देखो यहाँ पर कि ग्रुप है, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, और तीनों के तीनों स्टूडेंट जो है वो इस प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व है। कैसे? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पहला स्टूडेंट जो है वो यहाँ से ऑब्जर्व करेगा। 3 स्टूडेंट है, 3 अलग अलग स्टूडेंट्स है, 1, 2 और 3 स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि कौन सा स्फीयर जो है वो कौन सा स्फीयर जल्दी नीचे आता है। सेकंड स्टूडेंट जो है वो नोट करेगा टाइम। वो क्या नोट करेगा बेटा? टाइम को नोट करेगा। और थर्ड स्टूडेंट जो है वो एक हाइट पर से यहाँ से स्फीयर को मतलब 1 बाय 1 जो है, बराबर 1 बाय 1 होता है, ये एक साथ में नहीं होंगे भाई। ये पहले एक कंटेनर होगा, फिर दूसरा होगा और तीसरा कंटेनर, एक साथ में नहीं हम गिरा रहे। तो हर एक कंटेनर के लिए जो है वो हम टाइम नोट कर रहे हैं कि वो कितने टाइम में नीचे आएगा, सीधी सी बात है। तो थर्ड स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है कि भाई वो स्फीयर जो है वो स्फीयर का फ्री फॉल करवा रहा है, बराबर, स्फीयर का जो है वो क्या करवा रहा है? फ्री फॉल। ऐसे 3 अलग अलग स्टूडेंट जो है वो इस प्रैक्टिकल के साथ इन्वॉल्व है। नाउ ध्यान से सुनना इस चीज को, हर एक के प्रैक्टिकल के स्किल लेवल जो है ना वो अलग अलग डिफरेंट होंगे। स्किल लेवल जो है वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसने ऑब्जर्वेशन करना है, दूसरे ने टाइम नोट करना है और तीसरे ने जो है वो स्फीयर को उस हाइट से गिराना है, बराबर। तो थर्ड स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट जो है वो टाइम नोट कर रहा है, जिसके पास स्टॉप वॉच होगी। अभी फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो शांति से बैठा बैठा ऑब्जर्वेशन कर रहा है। थर्ड स्टूडेंट जो है वो स्पीयर को ऐसे छोड़ भी रहा है। बट जो सेकंड स्टूडेंट है उससे बेटा स्टॉप वॉच चालू ही नहीं हुई, या फिर वो स्टॉप वॉच चालू करना भूल गया। तो क्या वो वहां पर बता पाएगा कि भाई ये 10 सेकंड में नीचे आया या 5 सेकंड में? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल नहीं? तो यहाँ पर गलती किसकी बेटा? किससे गलती हुई? स्टूडेंट से। मतलब सब कुछ सेटअप है, बट ये जो पर्सन टू पर्सन स्किल का वेरिएशन होता है उससे एरर जनरेट होते हैं। तो ये रीजन है कि भाई यहाँ पर पर्सनल एरर जो है वो हो जाएगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें तीसरा स्टूडेंट जो है वो स्फीयर को फ्री फॉल करवा रहा है और पहला स्टूडेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। बट जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसका ध्यान बेटा भटक गया, वो कहीं पे और देख रहा है। मतलब स्पीयर नीचे आया कि नहीं उसे पता ही नहीं है कि कब नीचे आया। उसको बोलना है कि भाई नीचे आ गए, अब टाइम को स्टॉप कर दो, तो वो नहीं बोल रहे हैं। तो पर्सन टू पर्सन जो है ऐसे ऑब्जर्वेशन लेने के जो स्किल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिससे पर्सनल एरर जो है वो जनरेट हो जाते हैं, बराबर। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एग्जाम के अकॉर्डिंग बेटा आपको ये थियरी में नहीं लिखना है, बट आपको पता चले कि एरर कैसे जनरेट होते हैं और पर्सनल एरर जो है वो क्या होता है। तो ये 3 होते हैं बेटा सिस्टमेटिक एरर। कौन से एरर? सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर ऐसे एरर जो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव, एट द सेम टाइम दोनों नहीं हो सकते। और सिस्टमेटिक एरर में भी 3 अलग अलग टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट की मदद से होता है। दूसरा होता है टेक्निक और प्रोसीजर के, मतलब वो आपको नहीं पता है तो एरर जनरेट हो सकते हैं। और पर्सन में जो है वो स्किल नहीं है, पर्सन जो है वो अपनी गलती कर रहा है कुछ, तो वहां पर एरर वो जनरेट होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? सिस्टमेटिक एरर जो है वो हमने समझ लिया, आया ना? Yes, sir. Yes. ओके, चलो। तो अभी बात आती है एरर का दूसरा टाइप, विच इज रैंडम एरर। रैंडम एरर जो है
सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टम में चलने वाले एरर, मतलब वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक होते हैं। बट रैंडम एरर जो है वो ऐसा नहीं होता है। रैंडम एरर जो है वो रैंडम एरर क्या होते हैं उसको समझते हैं। देखो, रैंडम एरर्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल चांसेस फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स। मतलब रैंडम एरर जो है वो एट अ सेम टाइम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। कैसे, मतलब ये हम कैसे कह सकते हैं? देखो, यहाँ पर मान लो कि हमने टाइम का कुछ मेजरमेंट लिया है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2 प्लस और माइनस 0.1 सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 2 जो है ना वो एक्चुअल वैल्यू है, ये 2 जो है वो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब आप इसे ट्रू वैल्यू कह सकते हो, बराबर। दिस इज ट्रू वैल्यू। ये क्या है? ट्रू वैल्यू है, बराबर। प्लस और माइनस 1 का मतलब क्या है? देखो, प्लस और माइनस 1 का मतलब ये है कि आपका जो रीडिंग है यहाँ पर वो दो तरीके से हो सकता है, कि वो 2 प्लस और माइनस, एक मिनट, ये 2 प्लस 0.1 भी हो सकता है, या फिर ये 2 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करो उतनी सेकंड भी हो सकता है। तो प्लस और माइनस दोनों एक साथ होते हैं, उसे बोलते हैं रैंडम एरर। So there are equal chances for both positive and negative errors at the same time. तो मतलब मैं श्योर नहीं हूं, ये 2.1 भी हो सकता है या फिर ये 1.9 हो सकता है। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा रीडिंग है वो 1.9 से 2.1 सेकंड के बीच में हो सकता है। तो रैंडम एरर जो है वो रैंडम एरर को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको एक ही चीज के ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेने चाहिए और उसका एवरेज निकाल दो, तो रैंडम एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो। Right? वो ज्यादातर हम सीखेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर में, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। आज का गोल है खाली एरर्स को समझना, कितने टाइप के एरर वगैरह होते हैं। चल, तो क्लियर है बेटा? रैंडम एरर जो है उसके एग्जांपल लेते हैं, बट यहाँ तक क्लियर है कि देयर आर इक्वल चांसेस फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर। जबकि सिस्टमेटिक में ऐसा नहीं था, वो एट अ सेम टाइम वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। चलो, इतना डिफरेंस होता है यहाँ पर। क्लियर है बेटा? आया ना? Yes, sir. ओके, चलो और एक चीज समझो यहाँ पर कि रैंडम एरर्स जनरेट कैसे होते हैं। रैंडम एरर्स जो है वो कैसे होते हैं? तो एरर्स जो है ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, मतलब ये क्या है? तो रैंडम एरर्स आर अराइज ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड विंड। वन बाय वन इसको मैं समझाऊंगा, तीनों फैक्टर्स में समझाऊंगा, वन बाय वन ध्यान देना यहाँ पर। सो एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज जो होते हैं वो रैंडम एरर होते हैं। मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह की इफेक्ट से कुछ ना कुछ एरर जनरेट हो गए जो अनइवन होते हैं, तो उससे आपको रैंडम एरर जनरेट होती है, आप ऐसा कह सकते हो। जैसे मेरे पास एक स्केल है, ध्यान से सुनना। फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं कि मेरे पास एक स्केल है, एक स्टील का टैप है, मेजरिंग स्केल है। अब जनरली क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो कैलिब्रेशन किया होता है वो नॉर्मली किया होता है कुछ इस तरह से, बराबर। चलो, तो इसे ध्यान से समझना भाई। नाउ ये नॉर्मल स्केल है, मतलब मैं 15 तक नहीं बता रहा हूँ, मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर कैलिब्रेशन जो है वो इतने स्केलिंग यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये पूरा 1 सेंटीमीटर। नाउ अगर यहाँ पर ये मेटल है, स्टील का टेप है, अगर कुछ टेम्परेचर में चेंज होता है तो क्या इसका एक्सपांशन होगा या नहीं होगा? सोचो बेटा, अगर यहाँ पर टेम्परेचर में कुछ चेंज होता है तो क्या यहाँ पर कुछ एक्सपांशन होगा स्केल का कि नहीं होगा? जैसे रेलवे ट्रैक्स में बेटा गैप क्यों छोड़ते हैं हम भाई, किसी को पता है?
रेलवे ट्रैक्स में बीच में गैप क्यों छोड़ते हैं? किसी को पता है भाई? वो तो बताओ कि भाई गैप छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? आया ना? यस सर। हाँ सर। तो क्यों छोड़ते हैं बेटा? समर के टाइम में वो रेलवे ट्रैक जो है मतलब उसका लीनियर एक्सपांशन होता है। अगर वो आप गैप नहीं छोड़ते हैं ना तो वहां पर जो है ना वो पटरी जो है ना वो वहां से मतलब डैमेज हो सकती है। तो रेलवे ट्रैक जो है वो डैमेज हो सकते हैं अगर उसको एक्सपांशन होने पर थोड़ी बहुत जगह ना मिले ना तो वो अनइवन वहां पर हो सकती है। तो वैसे ही अगर आप स्केल जो है वो आपने कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन का मतलब होता है मैंने प्रॉपर 1 सेंटीमीटर का उस पर लेजर से मार्किंग कर दिया है। बट अगर ये स्टील मतलब एक स्केल है और अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा और इसका थोड़ा बहुत लीनियर एक्सपांशन हो से क्या होता है कि जो 1 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर मार्किंग किया था वो सारे स्केलिंग जो है ना वो हिल गए। मतलब ऐसा होगा जो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका एक्सपांशन हुआ और एक्सपांशन होने से क्या होगा तो कि भाई यहाँ पर कुछ इस तरीके से बराबर। तो जो पहले बेटा वो 1 सेंटीमीटर आपका था वो अभी बेटा खाली आपको 0.9 सेंटीमीटर का ही आंसर देगा। ऑब्जेक्ट तो आप सेम रख रहे हो, मान लो कि यहाँ पर जो मेजरमेंट कर रहे हो वो 1 सेंटीमीटर का आप मेजरमेंट कर रहे थे बट इसका एक्सपांशन होगा तो क्या होगा बेटा जो 1 था ना वो 1 थोड़ा दूर चला जाएगा। एक्सपांशन हुआ है तो वो 1 थोड़ा दूर चला जाएगा। तो एक्चुअल मेजरमेंट आप 1 सेंटीमीटर जब यहाँ पर रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा खाली 0.9 सेंटीमीटर। तो ये हुआ टेम्परेचर का इफेक्ट। मतलब कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े मीटर स्केल आपको मतलब मेटालिक होते हैं तो उसमें होता है लीनियर एक्सपांशन होता है और ऐसा आपको एरर जनरेट होता है। तो ये ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज है। ड्यू टू क्या है? एक्सटर्नल कॉज। तो क्लियर बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। बराबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? बाकी सारे बेटा हाँ या ना बोल दे। बराबर। यस Yes, sir. ओके चलो। उसके बाद इफेक्ट आती है सेकंड विंड की। चलो विंड से कैसे मतलब ये कैसे तो इसको भी समझते हैं, ध्यान से देखना। बराबर कि मेरे पास एक पेंडुलम है तो आपके सामने एक पेंडुलम जो है वो बेटा आराम से ऑसिलेट हो रहा है। बराबर है। जब इसका ऑसिलेशन हो रहा है तो मतलब कोई हवा नहीं चल रही थी बट आप प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो सकता है। सडनली जो है वो विंड यहाँ से स्टार्ट हुआ फ्लो होने का मतलब एयर का फ्लो हो रहा है यहाँ पर बढ़ गया फ्लो बढ़ गया। तो क्या इसका ऑसिलेशन जो है वो पहले जितना रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा। चेंज होगा। मतलब वो क्या हो रहा है देखो हवा लगने से ये बेटा जो यहाँ से इतनी ऊंचाई पर जा रहा था वो इतनी ऊंचाई पर जाएगा। बराबर। तो आप जब एक ही कंडीशन में प्रैक्टिकल करते हो तो मतलब एक सर्टेन रिजल्ट मिलता है बट ऐसे कंडीशन में जहां पर अनइवन चेंजेस है एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। एक्सटर्नल फैक्टर में हमने देखा कि हमने टेम्परेचर का भी देखा और यहाँ पर सेकंड जो है वो विंड की इफेक्ट। तो उससे आपका मेजरमेंट जो है वो कुछ अलग आ सकता है, वहां पर एरर्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं। तो ये रैंडम एरर होने के यहाँ पर चांसेस है। चलो तो टेम्परेचर का फैक्टर क्लियर है बेटा और विंड का फैक्टर क्लियर है या ना? Yes, sir. और एक यस चीज सर। आपको मैं विंड की इफेक्ट बताता हूँ। चलो आप बेटा गोल्ड ज्वेलरी जो है वो खरीदने गए होंगे भी, नहीं भी गए हैं तो मतलब आपने वहां पर देखा होगा कि जो गोल्ड का वेट मेजर करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे? उसके लिए जो है वो एक क्या करते हैं? जैसे बेटा वेजिटेबल्स लेने जाते हो वो तो ऐसे ही मेजर कर लेता है बट गोल्ड तो गोल्ड होता है ना। तो गोल्ड का मेजरमेंट आप सीधे ऐसे ही कर देते हैं वो या कुछ सिस्टम होती है वहां पर? उसके लिए क्या होता है देखा है आपने कभी? आया ना? एक वुडन बॉक्स में करते हैं कि नहीं देखा है? ऐसा कुछ देखा है आपने? देखो आपके स्क्रीन पर Yes. ऐसा एक वुडन बॉक्स होता है, उस पर एयर टाइट ग्लास लगे होते हैं। ये आपके सामने जो है
ये एयर टाइट यहाँ पर ग्लास होते हैं, बराबर, बिकॉज गोल्ड गोल्ड है बेटा। अगर इसमें 1 ग्राम भी ज्यादा उसने दे दिया या फिर 1 ग्राम कम दे दिया तो फिर बेटा नुकसान तो है, होना ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एयर टाइट जो है वो ये ग्लासेस लगे होते हैं, और यहाँ पर जो है वो वुडन बॉक्स तो है, इसके अंदर जो है यहाँ पर गोल्ड को रखा जाता है। मतलब ये तो पहले ऐसे करते थे, अभी तो डेवलप हो गया, वो डिजिटल आ गया, बट ये ओल्ड जो है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं भौतिक तुला। मतलब फिजिक्स के हिंदी वर्ड में आप बोलोगे इसे भौतिक तुला, बराबर। तो इन केस आपने देखा नहीं देखा है तो आज देख लो कि ये एयर टाइट ग्लास होता है, इसको बंद किया जाता है, गोल्ड को यहाँ पर रख के बंद कर देते हैं, फिर यहाँ पर उसका मेजरमेंट हो जाता है। और यहाँ पर अगर ये ग्लास एयर टाइट नहीं होता या खुला भी होता तो हवा लगने से यहाँ पर मेजरमेंट गलत आ सकता था। तो गोल्ड जो है जो आपने रखा है उससे, मतलब आप 1.2 ग्राम का कुछ मेजर कर रहे हो तो वो 1.4 ग्राम भी बता सकता है, जिससे बेटा प्राइसिंग जो है ना उससे बहुत इफेक्ट होती है। आपको पता ही बेटा 1-1 ग्राम का जो है ना वो गोल्ड में कितना वैल्यू होता है। तो ये सब चीजें जो है वो मेजरमेंट में होती है। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर जो है यहाँ पर हवा लगना, यहाँ पर हवा लगना, तो उससे मेजरमेंट चेंज हो सकता है, राइट। तो ये 2 फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्या, एक तो टेम्परेचर जो आपने समझा, और दूसरा हवा लगना, तीसरा जो है वो प्रेशर है, राइट। तीसरा जो है वो प्रेशर है, पर इसको मैंने यहाँ पर, मतलब यहाँ तक क्लियर है बेटा, 2 फैक्टर्स बोलो, है ना। Yes, sir. चलो, Yes, तीसरा sir. जो है वो हवा, हवा प्रेशर लगना। प्रेशर से कैसे, देखो यहाँ आपके सामने एक और एक डिवाइस है। मतलब ये जो डिवाइस है ना, मतलब केमिकल कंपाउंड्स, जब आप कुछ केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन में, आपने 10th में आप पढ़ के आए हो, थोड़े बहुत रिएक्शंस आपको पता ही है। और जब कुछ केमिस्ट्री रिलेटेड बेटा आप कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो अगर मुझे क्लोरीन चाहिए, बराबर, या फिर कोई भी मतलब एलिमेंट चाहिए, मतलब एक सर्टेन उसका मास होता है कि भाई इतने ग्राम ही मुझे चाहिए। मान लो कि मुझे क्लोरीन है, वो मुझे इतने ही ग्राम चाहिए कि 10 ग्राम चाहिए, फिर वो कुछ इतने ही ग्राम से आप कुछ ज्यादा भी ले लोगे तो वो प्रॉपर रिजल्ट जो आपको रिएक्शन में चाहिए ना वो नहीं मिलते। तो उसके लिए बेटा लैब में जो है ना वो एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि आपके सामने जो है वो कुछ एलिमेंट जो कंपाउंड होता है उसको हम यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर रखने से इसको यहाँ पर रखेंगे, और ये पूरा जो है वो ग्लास होता है, जैसे गोल्ड में मेजर किया, बराबर। अगर यहाँ पर कुछ प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब आप अपना थंब से भी इसे प्रेशर देते हो, तो बेटा यहाँ पर जो रीडिंग आए ना वो गलत आएगा, बराबर। तो हवा से प्रेशर बनता है, इसीलिए बेटा इसको एयर टाइट रखा है। सिमिलर एज यहाँ पर अगर हवा चलती है तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये डिजिटल है, मतलब यहाँ पर कुछ हवा से भी प्रेशर बनता है ना, तो यहाँ पर ये रीडिंग उसको गलत बताएगा। तो ये सारी चीजें होती है, मतलब प्रेशर लगना, या फिर आप सिंपल एक देखोगे मेजरिंग डिवाइस डिजिटल, उसमें बेटा आप अपना थंब भी यहाँ पर प्रेस करोगे ना, यहाँ पर जोर से थंब प्रेस करोगे ना, तो वो आराम से नीचे जो है ना वो वेट आपको बढ़ता दिखाई देगा, बराबर। तो ये चीजें होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर और एक्सटर्नल कॉजेज से एरर जनरेट होना, जो प्लस और माइनस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एट द सेम टाइम दोनों हो सकते हैं, एट द सेम टाइम दोनों हो सकती है, बराबर। तो क्लियर है बेटा। रैंडम एरर मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से जो एरर जनरेट होती है उसे हम रैंडम एरर बोलते हैं। चलो, हाँ या ना बेटा, बोलो। Yes, sir. तो ये था बेटा टाइप्स ऑफ एरर। और एरर्स क्या होते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसिशन इन मेजरमेंट क्या होता है, ये हमने सीख लिया, बराबर। इसमें से थियरी आपको कौन सी प्रिपेयर करनी है, एक तो एरर जो है वो क्या होता है, वो आपको 2 मार्क में पूछ सकते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसिशन में डिफरेंस क्या है, वो आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। और एक चीज, टाइप्स ऑफ एरर एक्सप्लेन करो, तो उसमें थियोरी पोर्शन की बात हो रही है, बराबर। तो आज हमने बेटा सीखा कि एरर्स क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइम जो हम सीखेंगे वो है एरर का एस्टिमेशन, मतलब एरर्स आते हैं तो उसको कैसे निकालें, कि कितने % एरर है, कि एरर को कैसे मिनिमाइज करा जा सकता है,
मिनिमम जो है उसकी इफेक्ट को करा जा सकता है और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो सब हम सीखेंगे नेक्स्ट टाइम, बराबर है।